दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 18 मार्च 2020। आपकी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और करंट अफेयर्स के जो तथ्य होते हैं उनके साथ जो जीके जीएस के प्रश्न होते हैं, तथ्य होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो सुबह का वीडियो आपके लिए रामबाण है। जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं सबके लिए आपको काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरुआत करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा से। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान जारी करके घोषणा की कि जो परीक्षाएं इस समय वर्तमान में चल रही हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे बोर्ड की परीक्षा भी चल रही है और प्रतियोगी परीक्षाएं सभी स्थगित की जाती हैं कोरोना वायरस के डर के चलते। तो कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा यूरोप संकट में है, भारत में भी ये तेजी से फैल रहा है। कल भी कई मामले सामने आए, कई भारतीय जो विदेश में है वो भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो पूरे वर्ल्ड को इस वायरस ने अपने चपेट में ले रखा है। ऐसा भूतपूर्व आपने बहुत कम देखा होगा कि इतनी तेजी से कोई बीमारी फैली हो। ठीक है, स्वाइन फ्लू के बारे में हमने सुना था, देखा था, लेकिन ये बर्ड फ्लू के बारे में देखा था, लेकिन यह कहीं ज़्यादा और ज़्यादा घातक और बहुत तेजी से फैल रहा है उन सब की तुलना में। इसीलिए कोई परीक्षा टलनी सही नहीं होती है, क्योंकि उससे अन्य परीक्षाएं जो भविष्य की होती बाधित होती। लेकिन यह समय की मांग है कि खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम इस समय नहीं होना चाहिए। लाखों लोग, एक दो लोग नहीं, 1-2 हजार की बात होती तो बात अलग रहती, लाखों लोग सफर करेंगे, इतनी भीड़ होगी और सबसे ज्यादा इसके फैलने के खतरे यात्रा जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। तो ऐसे समय में तो इस प्रतियोगी परीक्षा को होना ही नहीं चाहिए। डर को देखते हुए, खतरे को देखते हुए सरकार ने सही निर्णय लिया है। आयोग का निर्णय लेना बाकी है। लेकिन जो न्यूज़पेपर की, हालांकि न्यूज़पेपर की खबरों पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं न्यूज़पेपर की कटिंग आपको नहीं दिखाता हूं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि न्यूज़पेपर की खबरें गलत हुई हैं, उससे लोग भ्रमित हुए हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है लोगों का। लेकिन न्यूज़पेपर की खबर हमेशा तो गलत होती नहीं है। जो आज खबर आई है कि कल ही अध्यक्ष महोदय ने आयोग ने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं परीक्षा को भली भांति संपन्न कराने के लिए। तो यदि ऐसा है तो फिर सरकार के निर्णय का क्या होगा? तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, जो है कोई दो राय नहीं कि सरकार ही सर्वोपरि है। सरकार चाहेगी तो परीक्षा नहीं होगी और सरकार ने चाह लिया है, औपचारिक ऐलान बाकी है। तो अभी भी मुझे भरोसा है कि आयोग निर्णय लेगा परीक्षा टालने का। नहीं लेता है तो ये चिंता का विषय होगा कि गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया और आयोग ने नहीं लिया। फिलहाल थोड़ा सा और वेट करते हैं, आज शाम तक का। जो लोग छुट्टी लेना चाहते हैं आज तक का वेट कर लें, कल वो छुट्टी अवश्य लगा लें, क्योंकि कल तक इंतजार किया, आज अगर नहीं करता है तो इसका मतलब है कि परीक्षा कराने के मूड में है। अगर ये टालेंगे, एक दिन पहले टालेंगे, अगर एक दिन पहले टालेंगे तो आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं होगी, आप कैसे आओगे? तो इसलिए अभी आप छुट्टी सैंक्शन करा लो। यदि परीक्षा टलती है तो फिर आप क्या करना कि कहीं घूमने चले जाना या फिर परीक्षा अपनी छुट्टी कैंसिल कर लेना। कोई बात नहीं है, छुट्टी तो कैंसिल भी हो जाती है ना। और सबसे बड़ी बात है कि तैयारी जारी रखें, तैयारी को मत छोड़िए। अभी कुछ साफ नहीं हुआ है, ठीक है। और न्यूज़पेपर की आज की खबर ने तो और ज़्यादा जो भ्रम है, और ज़्यादा आशंका को जन्म दे दिया है कि परीक्षा टलेगी अथवा नहीं टलेगी। आपके हित की बात है कि आप पढ़ाई करें और जो आपकी योजना है परीक्षा के लिए वही बनाएं अभी, ठीक है। टलने की बात तो सरकार ने कही है, आयोग ने कही। आयोग एक स्वायत्त संस्था है, आपको मालूम होना चाहिए, संवैधानिक और स्वायत्त। अन्य परीक्षाओं से जुड़ी खबरें, ऐसी कुछ नई खबर तो मिली नहीं है। हमारा प्रयास जारी है कि आपको यूपी पीसीएस 2020 के जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं, कितने पदों पर आएंगे वो हम आपको बताएं। तो उसमें भी देरी हो रही है। आज हमने आपको कहा था पता करने के लिए, आज भी नहीं हो पाया। कल मैं प्रयास करूंगा कि आपको दे सकूं। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि कल मैं आपको इससे जुड़ी खबर अवश्य दे पाऊंगा। चलिए, 18 मार्च है आज के दिन राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 18 मार्च 1802 को, डेट याद रखिएगा, 18 मार्च 1802 के दिन कोसीपुर, कहां पर? कोसीपुर। यह स्थित कहां है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। इसमें भारत की पहली, या कह दें आज के समय अगर कहें तो सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री का उत्पादन शुरू हुआ।
आयुध निर्माण फैक्ट्री में उत्पादन शुरू हुआ। आयुध निर्माण जो बोर्ड है दोस्तों, उसको देश का चौथा हथियार कहा जाता है। देश का चौथा हथियार किसको कहा जाता है? आयुध निर्माण बोर्ड को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को देश का चौथा हथियार कहा जाता है। शेष 3 हथियार तब कौन है? शेष 3 हथियार है नौसेना, थल सेना और वायुसेना। चौथा हथियार है आयुध निर्माण फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो 18 मार्च 1802 के दिन कोसीपुर कोलकाता में सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री में उत्पादन शुरू हुआ। उसी के उपलक्ष्य में आयुध निर्माण दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 मार्च के दिन। आयुध निर्माण फैक्ट्री का जो मुख्यालय है कहां पे है दोस्तों? अगर मुख्यालय पूछे तो यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। हृदय कुमार जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने। जम्मू कश्मीर में कोई भी हलचल होगी तो आपके करंट अफेयर्स का प्रमुख विषय बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हाल ही में कुछ घटनाएं वहां घटित हुई हैं, कुछ निर्णय लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है। हटाई क्या, उसको कमजोर किया गया है। आर्टिकल 35 हटाया गया वहां से। तो महत्वपूर्ण निर्णय वहां पर लिए गए हैं। उसको लद्दाख को अलग किया गया है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वहां कई जो अलगाववादी नेता थे और अन्य प्रमुख नेता थे, उनके साथ कार्रवाई की गई कि वो भीड़ को भड़का न पाए और वहां कोई दंगे जैसी स्थिति न पैदा हो, जिसमें सफलता भी भारत सरकार को मिली। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। 5 अगस्त को राज्यसभा, 5 अगस्त 2019, ये डेट याद रखिएगा, इसी दिन निर्णय लिया राज्यसभा में अचानक से गृह मंत्री ने। और 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल यहां पर पारित हुआ राज्यसभा में 5 अगस्त को, 6 अगस्त को लोकसभा में, जिसके तहत अनुच्छेद 239A के अधीन, याद रखिएगा, अनुच्छेद 239A के अधीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसके साथ ही देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव को भी मिलाकर के 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरह से अब देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों दिल्ली और पांडिचेरी की तरह विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तरह बिना विधानसभा वाला जो है प्रदेश होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। परिसीमन होगा अभी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद विधानसभा की सीटों की संख्या जो वर्तमान में 107 है, ऐसा माना जा रहा है कि 114 तक हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में जिले कितने हैं पूछा जाएगा तो 20 जिले हैं। लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख में 2 जिले हैं। अब जो है केंद्र के 106 कानून जो भी थे, जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, अब वो जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। हाईकोर्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ही लद्दाख का भी हाईकोर्ट होगा। भारत सरकार ने 2020 के अंत तक लगभग 70 लाख हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो यह संख्या याद रखिएगा, 70 लाख हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्राप्त करने का लक्ष्य 2020 के अंत तक, ये सन याद रखिएगा, भारत सरकार ने रखा है। आपको पता है भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोलियम जो वाहन है और पेट्रोलियम पे निर्भरता कम करने के लिए या खत्म करने के लिए 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत फेम इंडिया चरण 1 चरण 2 लागू किया गया। चरण 2 7 सितंबर 2019 को लागू हुआ है। तो इसके तहत एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया भारत सरकार की तरफ से, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में लक्ष्य रखा गया कि 70 लाख हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्राप्त किया जाए। फेम इंडिया क्या है? फास्टर एडॉप्शन ऑफ, इसका फुल फॉर्म फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड
व्हीकल्स। तो ये फेम इंडिया मिशन है। निश्चित रूप से इससे भविष्य में ढेर सारे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों में वाहनों से उठ रहे धुएं होते हैं। पेट्रोलियम के जलने से ढेर सारी प्रदूषित गैसें जो है निर्मुक्त होती हैं, वातावरण में जाकर दूषित करती हैं वातावरण को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया। तो आपको बता दें कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राज्यसभा के लिए नामित हुए हैं या राज्यसभा में जा रहे हैं। इसके पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को कांग्रेस की तरफ से सांसद बनाकर राज्यसभा में भेजा जा चुका है। तो ये पहले नहीं है, लेकिन नामित जो है पहले हैं, राष्ट्रपति की तरफ से नामित पहले हैं। वो कांग्रेस की ओर से गए थे राज्यसभा में, ये राष्ट्रपति की ओर से गए हैं। राष्ट्रपति आपको पता है राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, तो उसी के तहत राष्ट्रपति ने 46वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा के लिए नामित कर दिया है। वो सांसद बनेंगे, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। दूसरी बात है कि अभी वर्तमान में 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्य कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? तो शरद अरविंद बोबडे उनका नाम है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे भारत सरकार के। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 33 जो है सामान्य जो न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश मिलाकर के कुल 34 न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश, ठीक, ये याद रखिएगा। कुल 34 इस समय न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 ये 3 लोगों को दिया गया इस बार का। पिछली बार प्रियंका दुबे को दिया गया था 2019 वाला, वो भी पूछ सकता है आपकी परीक्षाओं में। 2019 का प्रियंका दुबे को दिया गया, बीबीसी की संवाददाता थी। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं को उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आरफा खानम, रोहिणी मोहन और रुक्मी एस, इन 3 लोगों को दिया गया। ये चमेली देवी जैन थी कौन? दोस्तों ये जैन समाज से आने वाली पहली महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई थी। तो पहली महिला थी। इन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार जो है इन्हीं के सम्मान में 1980 में द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। सिर्फ महिलाओं को यह दिया जाता है। नीरजा चौधरी को पहली बार यह पुरस्कार मिला था। तो इतनी बातें आप चमेली देवी जैन पुरस्कार के बारे में जानते रहिए। मुख्य परीक्षा में भी आए 20 शब्दों में तो लिख सकते हैं। फिलीपींस वित्तीय बाजारों को बंद करने वाला कोरोना वायरस के बचाव में दुनिया का पहला देश बना। तो कोरोना वायरस से अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, सुनिश्चित करने के लिए फिलीपींस अपने वित्तीय बाजार या शेयर बाजार को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फिलीपींस को आप नक्शे में देखिए तो फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। फिलीपींस को आधिकारिक रूप से फिलीपींस गणतंत्र कहते हैं। इसकी राजधानी मनीला है। इसमें ढेर सारे द्वीप हैं, लगभग 7000 से अधिक द्वीपों से यह बना हुआ है। इसके पश्चिम में दक्षिण चीन सागर है। आप साउथ चाइना सी को देख सकते हैं इसके पश्चिम में। ईस्ट चाइना सी इसके उत्तर में है। फिलीपीन सी इसके पूर्व में है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में इसके इंडोनेशिया आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया है। इसके ठीक दक्षिण में आप देखेंगे तो सिलेबस सी है, सिलेबस सागर है ठीक दक्षिण में, ठीक है। तो पश्चिम में साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। फिलीपीन सी इसके पश्चिम में या फिर उत्तर पूर्व में या पूर्व में आप कह सकते हैं। और ठीक इसके आप उत्तर जाएंगे तो ताइवान स्थित है। इसकी राजधानी मनीला कहां पे ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण देश है फिलीपींस। इसके लोग जो हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और इसकी जो मुद्रा है वो है पेसो। इसकी मुद्रा पेसो है। एक प्रश्न पूछा था यूपीएससी में कि पलाऊ फिलीपींस के किस तरफ है। तो ये पलाऊ आपको दिख रहा है ना, तो किधर है? ठीक पूर्व में
पलाओ स्थित है प्रशांत महासागर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक व निजी संपत्ति की क्षति की वसूली अध्यादेश 2020 पारित किया। तो दंगाइयों से जो क्षति वो करेंगे उनको वसूलने के लिए जरूरी भी था कि सरकारी क्षति और सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति होती है, देश की संपत्ति होती है। हम सरकार का विरोध करें ये उचित होता है, लेकिन देश का विरोध उचित नहीं होता है। हम कभी कभी विरोध करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये जो भी हम सामान नष्ट कर रहे हैं दंगे में अपने गुस्से को निकालने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, वो हमारी ही अपनी संपत्ति है, हमारे टैक्स से बनी है, उसकी क्षति देश की क्षति होगी। तो देश सर्वोपरि होना चाहिए हमेशा। तो हमेशा ऐसे कानून सही होते हैं, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन इसका सही होना चाहिए। मनमानी जो होती है वही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब इस कानून की आड़ में लोग खेल खेलने लगते हैं। दूसरा, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक व निजी संपत्ति की क्षति वसूली अध्यादेश 2020 पारित कर दिया है। ये एक्चुअली राज्यपाल को अधिकार है अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश पारित करने का। जब दोनों सत्र न चल रहे हों दोनों सभाओं के, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्य के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके तहत एक न्यायाधिकरण के गठन की ही बात की गई है। न्यायाधिकरण भी जांच के लिए और उस पर क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए एक न्यायाधिकरण गठित होगा इसके लिए। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर के बारे में हर कोई जानता है कि ये IITian थे, बाद में मुख्यमंत्री हुए, चीफ मिनिस्टर हुए गोवा में, और काफ़ी सामान्य जीवन जीने वाले, सादा जीवन उच्च विचार जिसको कहते हैं वैसे शख्सियत थे। रक्षा मंत्री थे बीच में भारत सरकार के। राफेल सौदे में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसको देश कभी नहीं भूलेगा। तो उसके बाद इनकी जो है एक पुस्तक लिखी गई है, ये इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, वो व्यक्ति स्वयं उसमें शामिल हो लिखने में। बायोग्राफी क्या होती है, कोई व्यक्ति और कोई उनकी जीवनी लिखे। तो सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर ने इनकी जीवनी लिखी है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है परीक्षा में।